हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट एजुकेशन। अब तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले उन लेक्चर्स को देख लें ताकि आपको आगे के चैप्टर्स के एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी ऑलरेडी हो। आज हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक इंट्रोडक्शन तक सीमित नहीं है। ये प्रियम्बल हमें बताता है कि भारत किस तरह का देश है और हमें किस तरह का देश बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। प्रियम्बल शुरू होने से पहले एक छोटी सी चीज जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकती है। राइट एजुकेशन ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। अब हर चैप्टर के साथ उससे रिलेटेड क्रिस्प एग्जाम फोकस्ड नोट्स भी मिलेंगे। इन नोट्स में लक्ष्मीकांत का पूरा कंटेंट कवर है, साथ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट का एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है। और मेंस के लिए सभी टेक्निकल फैक्ट्स जैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए गए हैं ताकि आप आसानी से रिवाइज कर सकें। ये सब सिर्फ 9 रुपए में मिल रहा है और ये इनिशियल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। बस एक बार इन नोट्स को जरूर देखिए, आप खुद समझ पाएंगे कि आगे के नोट्स आपके लिए यूजफुल होंगे या नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस होता है, यानी एक ऐसा पार्ट जो संविधान की समरी या एसेंस को दिखाता है। ये हमें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन आइडियल्स पर बेस्ड है और इंडिया को किस तरह का देश बनाना है, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सभी सिटीजन्स के लिए हो। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, जो दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें एक प्रियम्बल दिया गया। इसके बाद कई देशों ने इस ट्रेडिशन को फॉलो किया और इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत एक पावरफुल प्रियम्बल के साथ की थी। नानी पालकीवाला, जो एक फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड हमारा नाम, फादर्स नेम, एड्रेस और बेसिक डिटेल्स को दिखाता है, वैसे ही प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर और फिलॉसफी का एक बेसिक आइडिया देता है। मतलब इस इंट्रोडक्शन को पढ़कर आप अपने पूरे संविधान का कैरेक्टर समझ सकते हो। देखो, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक रैंडम पैराग्राफ नहीं है। ये एक्चुअली बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसमें पहली बार ऑफिशियली डिसाइड किया गया था कि भारत कैसा देश होगा, उसकी क्या फंडामेंटल वैल्यूज होंगी और किन आइडियल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जैसे सॉवरेनिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स को हमने प्रियम्बल के फॉर्म में प्रेजेंट किया। अब हम प्रियम्बल को वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लैरिटी लेना इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले जो ओरिजिनल प्रियम्बल था ना 1949 में, उसमें कुछ वर्ड्स नहीं थे, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये वर्ड्स बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किए गए थे। तो पहले मैं आपको ओरिजिनल प्रियम्बल दिखाती हूँ, जैसा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के टाइम पर था, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अमेंडेड प्रियम्बल, जिसमें ये नए वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था। इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी नहीं थे, लेकिन बाद में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स ऐड किए गए और इसी अमेंडेड वर्जन को हम आज स्टडी करते हैं। और इसी प्रियम्बल के वर्ड्स को अब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल के बारे में, यानी प्रियम्बल के जो कोर कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इन्हें हम 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया और किसके अथॉरिटी से ये काम करता है। जब हम प्रियम्बल के स्टार्टिंग लाइन देखते हैं तो वहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइन क्लियर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी हमारे देश के लोगों से आती है, ना कि किसी फॉरेन रूलर या मोनार्क से। सेकंड है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। देखो, ये हमारी कंट्री के नेचर को डिफाइन करता है और ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में है। सोवरेन का मतलब है हमारी अपनी सोच है और डिसीजंस हैं, हम पर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारा गोल है इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना और सभी सिटीजन्स की बेसिक नीड्स को फुलफिल करना। सेक्युलर का मतलब है कि हमारा स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रेफर नहीं करता। डेमोक्रेटिक मतलब है पीपल ऑफ इंडिया अपने गवर्नमेंट को चूज करते हैं।
और रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे देश का हेड इलेक्टेड होता है, ना कि किंग या कोई मुनार्क। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, प्रियाम्बल हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स क्या हैं। ये ऑब्जेक्टिव हमें ये अश्योर करते हैं कि हर सिटीजन को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी मिलेगा। तो अगर हम जस्टिस की बात करें तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हर एक सिटीजन को मिलेगा। लिबर्टी की बात करें तो थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की फ्रीडम मिलेगी। इक्वालिटी की बात करें तो सबको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फ्रेटर्निटी में हम सबको एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड और यूनिटी के साथ रहना होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर करते हैं कि हमारे देश में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। और फोर्थ है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल अप्रूव किया था, लेकिन ये बाद में 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया और इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो प्रियम्बल के सारे कीवर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है सॉवरेन। देखो, सॉवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंस या सुप्रीमेसी। जब हम सॉवरेन कहते हैं, इसका मतलब है कि भारत अपने आप में पूरी तरह इंडिपेंडेंट है और उस पर किसी भी एक्सटर्नल कंट्री का कंट्रोल या डोमिनेशन नहीं है। भारत को अपने डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार है और हमारी गवर्नमेंट अपने डिसीजंस को खुद डिसाइड करती है, बिना किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस के। तो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या फ्रीडम से जोड़ा गया है। इंडिया को अपने पॉलिसीज, लॉज और डिसीजंस को खुद डिफाइन करने का पूरा हक है। हमारे देश की सॉवरेनिटी लोगों के द्वारा और उनकी मर्जी से चलती है और ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। देखो, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, उसके सिर्फ 3 दिन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंटरनेशनल ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एक्शन इंडिया की आइडियोलॉजी या नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होगा, तो इंडिया इतना सॉवरेन है कि उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है। हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को ज़रूर फॉलो करते हैं, लेकिन अगर बात नेशनल इंटीग्रिटी के बियॉन्ड चली गई, तो इंडिया किसी भी एग्रीमेंट या प्रेशर से बाउंड नहीं है। इज दिस क्लियर? अब देखो, बीइंग अ सोवरेन स्टेट ना, इंडिया के पास ये पूरा अधिकार है कि किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर कर सके, अगर नेशनल इंटरेस्ट या इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत हो, या फिर अपने किसी भी टेरिटोरियल पार्ट को छोड़ सकता है इन फेवर ऑफ एनी स्टेट, जैसे स्ट्रेटेजिक या डिप्लोमेटिक रीजंस के तहत। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है सोशलिस्ट। देखो, सोशलिस्ट 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, लेकिन इस अमेंडमेंट से पहले भी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सोशलिस्ट कंटेंट था, स्पेशली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में। आर्टिकल 39 के अंडर हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज का यूज़ पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, या फिर आर्टिकल 41 में हम राइट टू वर्क एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 43 में हम डिसेंट लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी हम डीपीएसपीस की बात करते हैं, तो ये बात याद रखना कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। देखो, सोशलिज्म का कोर आइडिया होता है इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी, यानी हर सिटीजन को बेसिक फैसिलिटीज जैसे एजुकेशन, हेल्थ और जॉब मिलनी चाहिए और अमीर और गरीब के बीच गैप कम होना चाहिए। अब जो इंडिया का सोशलिज्म है ना, वो ना तो प्योर कैपिटलिस्ट है और ना ही प्योर कम्युनिस्ट। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें, तो कैपिटलिज्म में इकोनॉमी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। लोग प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं और सरकार का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए। वहीं अगर हम कम्युनिज्म की बात करें, तो इसमें सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होता है। लैंड, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, सब कुछ। यहाँ इंडिविजुअल ओनरशिप अलाउड नहीं होती और फोकस होता है कंप्लीट इक्वालिटी पर। इस मॉडल में प्राइवेट प्रॉपर्टीज अबॉलिश कर दी जाती है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे फैक्ट्रीज, फार्म्स, रिसोर्सेज, इन सब का नेशनलाइजेशन होता है, यानी ये सब सरकार के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल यूएसएसआर, या फिर एट प्रेजेंट देखें तो कुछ एक्सटेंट तक नॉर्थ कोरिया। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो होता है, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है। गवर्नमेंट एक्टिवली वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे मनरेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने का प्रयास होता है। तो जब हम कहते हैं कि इंडिया एक सोशलिस्ट नेशन है, इसका मतलब ये है कि इंडिया इकोनॉमिक जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी में बिलीव करता है और हमारा मॉडल एक बैलेंस्ड अप्रोच है, ना एक्सट्रीम कैपिटलिज्म ना एक्सट्रीम कम्युनिज्म।
अब जो इंडियन सोशलिज्म आइडियोलॉजी है ना, वो एक यूनिक ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीयन सोशलिज्म आइडियोलॉजी के, लेकिन ज़्यादा झुकाव गांधीयन आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा है। तो जब हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की बात करते हैं तो हम कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो नेशनलाइज कर दिए जाते हैं, जो सरकार के कंट्रोल में होते हैं। एंड गांधीयन सोशलिज्म इज मोर टुवर्ड्स नॉन वायलेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है। ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, विलेज इकोनॉमी और कोऑपरेटिव ओनरशिप में बिलीव ज़्यादा करते हैं। अब देखो, 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, तो उन्होंने इंडियन स्टेट सोशलिस्ट कैरेक्टर्स को काफी डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल कम कर लिया और प्राइवेट सेक्टर्स को फ्रीडम दे दी है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि सरकारी कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज के हवाले करना या उनमें प्राइवेट स्टेक्स रखना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया की इकोनॉमी से जुड़ना, फॉरेन ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए डोर ओपन करना। तो पहले गवर्नमेंट मेजर इंडस्ट्रीज, बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स को कंट्रोल करती थी, जिसे सोशलिस्ट मॉडल कहा जाता था। पर अब ज़्यादा फोकस है मार्केट फोर्सेस और प्राइवेट प्लेयर्स पर। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सोशलिस्ट नहीं रहा, लेकिन प्योर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से हम थोड़ा दूर हो गए हैं। अभी भी वेलफेयर स्कीम्स और पब्लिक सेक्टर्स का रोल है, पर सरकार अब इकोनॉमिक फ्रीडम और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है। तो इंडिया का सोशलिस्ट मॉडल अब एक मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्म ले चुका है, जहां वेलफेयर स्टेट और फ्री मार्केट दोनों का बैलेंस बनाने की कोशिश होती है। अब बात करते हैं सेक्युलर की। देखो, ये वर्ड भी ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में ऐड किया गया था, लेकिन इसका एसेंस पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद था। जैसे अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें, जो बात करता है कि सभी नागरिक एक समान है, तो रिलीजन के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, तो इसमें रिलीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो रिलीजन के बेसिस पे आप क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ा एसेंस जो है वो आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में है सेक्युलरिज्म का। ठीक है, और प्रियम्बल खुद में लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप सेक्युलर थॉट को रिफ्लेक्ट करता है। देखो, अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन में स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ सेपरेशन होती है, अगर हम फ्रांस की बात करते हैं। वेरिंग जब हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो ये बात करता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। ठीक है, यहाँ सर्वधर्म संभाव का आइडिया फॉलो किया जाता है, यानी सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और धर्म के बेसिस पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं क्वेश्चन रेज करना चाहती हूँ कि क्या भारत के सिविल लॉज जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस सच में सेक्युलर हैं? जब हर सिटीजन के लिए एक ही क्रिमिनल लॉ है, यानी कि पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, तो फिर सिविल लॉज रिलीजन के बेसिस पर अलग अलग क्यों है? इज इट टाइम फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर डाइवर्सिटी इन पर्सनल लॉज इज जस्टिफाइड? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब जो डेमोक्रेसी टर्म है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। डेमोस, जिसका मतलब है पीपल, और क्राटिया, जिसका मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग है रूल बाय द पीपल। इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी पर बेस्ड है। देखो, पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि देश की अल्टीमेट पावर लोगों के पास होती है। यहाँ लोग ही डिसाइड करते हैं कि उनकी सरकार कौन होगी, किस रूल के तहत वो चलनी चाहिए और किस डायरेक्शन में देश आगे बढ़ेगा। इन शॉर्ट, इट इज द पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। कोई राजा, मिलिट्री या डिवाइन सोर्स नहीं है। भारत में जनता ही सर्वोपरि है। अब डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपनी सुप्रीम पावर को खुद डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, बिना किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के। तो आज के टाइम में इसका बेस्ट एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंटेशन 4 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के थ्रू होता है। फर्स्ट है रेफरेंडम, देन इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट।
और वहीं अगर हम इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो ये सिस्टम इंडिया जैसी कंट्रीज में होता है जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों की पावर का यूज करते हैं। इस सिस्टम को ही हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी दो टाइप होते हैं, एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें, इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग होते हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होता है, जैसे यूएसए में। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को जवाबदेह होती है और लोगों के द्वारा चुने गए नेता ही सरकार चलाते हैं। अगर हम इंडियन पॉलिटी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत में 18 साल से ज़्यादा के उम्र के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है और ये पावर हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है गवर्नमेंट बनाने की। पीरियोडिक इलेक्शंस, देखो हर 5 साल में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। स्टेट असेंबली के भी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि लोग अपने लीडर्स को चुन सकते हैं या हटा सकते हैं बेस्ड ऑन उनका काम। फिर है रूल ऑफ लॉ। तो इंडिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कॉमन सिटीजन, सब लॉ के सामने बराबर है। लॉ किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का फेवर नहीं करता। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉज आर्टिकल 14 में गारंटीड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देखो हमारी जुडिशरी स्पेशली सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। ये इंश्योर करते हैं कि जजेस बिना किसी प्रेशर के जजमेंट दे सके। ये सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करती है। अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है तो जुडिशरी उसे रोक सकती है। फिर फंडामेंटल राइट्स, देखो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमारे डेमोक्रेसी की बैकबोन है। फिर बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। देखो इंडिया में ना कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं और लोगों के पास ऑप्शंस है कि किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। दिस क्रिएट्स हेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन जो डेमोक्रेसी का एसेंशियल पार्ट है। तो इन सारे एलिमेंट्स की वजह से इंडियन डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक डीपली रूटेड वैल्यू बन गई है जहां लोगों के पास पावर्स है और सिस्टम अकाउंटेबल है। लेकिन एक बात हम सबको समझनी होगी, डेमोक्रेसी का फुल फ्लेज्ड बेनिफिट तभी मिलेगा जब वी द पीपल ऑफ इंडिया अपने पावरफुल राइट्स को समझना शुरू करेंगे। जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को जानेंगे, तभी हम सच में अपने लिए पॉलिसीज, न्याय और रिस्पेक्ट डिमांड कर पाएंगे। हमें ये भी रियलाइज करना होगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए है, ना कि हम गवर्नमेंट के लिए। ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स हो या फिर टॉप लेवल मिनिस्टर्स, वो सब सर्विस में है, रूल करने के लिए नहीं है। और सिर्फ तभी हम सिविल सर्वेंट्स और पूरे सरकारी सिस्टम को ट्रूली अकाउंटेबल बना सकते हैं, नॉट थ्रू प्रोटेस्ट और नॉइस बट थ्रू अवेयरनेस, लॉजिक, लॉज और फियरलेस क्वेश्चनिंग्स। सो डेमोक्रेसी सिर्फ एक वोट देने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें हर नागरिक का जागरूक होना सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक शब्द कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से नहीं है। ये टर्म सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी कवर करता है, जो भारत के डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव, जस्ट और ह्यूमेन बनाता है। तो जब हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये वो डेमोक्रेसी है जिसमें सबको वोट देने का राइट, रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाने का सिस्टम और रूल ऑफ लॉ होता है। बट डेमोक्रेसी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, जेंडर बायस जैसे सोशल एविल्स खत्म हो और हर व्यक्ति को इक्वल डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसका असली एसेंस है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को रिकॉग्नाइज करता हो। लेकिन ये तीनों प्रिंसिपल्स अलग अलग गोल नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड ट्रिनिटी है। लिबर्टी को इक्वालिटी से अलग नहीं किया जा सकता, इक्वालिटी को लिबर्टी के बिना समझा नहीं जा सकता, और लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों के बिना फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट अधूरा है। लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी बनाता है एक ऐसी सोसाइटी जहां कुछ लोगों के पास अधिकार और रिसोर्सेज होते हैं और बाकी लोग मार्जिनलाइज्ड बन जाते हैं, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मैनी।
इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी एक ऐसे सिस्टम को जन्म देता है जहां इंडिविजुअल इनिशिएटिव या व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और सब कुछ स्टेट या सोसाइटी कंट्रोल करता है। फ्रेटर्निटी ही वो इनविजिबल थ्रेड है जो लिबर्टी और इक्वालिटी को ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट करता है, जहां लोग एक दूसरे को अपने जैसा समझें बिना भेदभाव के। फिर है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसका एसेंस ये है कि सभी सिटीजन्स को इकोनॉमिक जस्टिस मिलना, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त समाज, हर व्यक्ति को बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, फेयर वेजेस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। यानी पावर सिर्फ पैसे वालों के हाथ में ना हो, बल्कि हर इंसान को अपने जीवन में सम्मान और सुविधा के साथ जीने का हक हो। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहाँ पर हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू वोट, रिलीजन की आज़ादी जैसे पावरफुल राइट्स मिलते हैं। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ब्लूप्रिंट है, जिसका एम है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी और वेलफेयर स्टेट बनाना। ये दोनों मिलकर भारत की ट्रू डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बनाते हैं, जहाँ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों का बैलेंस हो। इसीलिए बिना स्ट्रॉन्ग सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टिक नहीं सकती। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल होगी जब उसकी जड़ें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से मजबूती से जुड़ी हो। अब बात करते हैं रिपब्लिक की। देखो, इसका सीधा मतलब ये है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अ हेरेडिटरी मोनार्क। यानी भारत में प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, जो लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, ना कि किसी राजा महाराजा या बाय बर्थ पावर इनहेरिट करता है। देखो, कई देशों जैसे यूके, जापान, सऊदी अरेबिया में आज भी मोनार्की है। वहाँ किंग या क्वीन हेड ऑफ स्टेट होते हैं और वो जन्म के बेसिस पर पावर इनहेरिट करते हैं। मगर भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ प्रेसिडेंट को इलेक्शन के जरिए चुना जाता है और हर सिटीजन इनडायरेक्टली इस प्रोसेस का हिस्सा होता है। अब जो रिपब्लिक है ना, वो दो चीज़ें इंश्योर करता है। पहला है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, तो पावर इनहेरिट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कोई भी सिटीजन बर्थ के बेसिस पर स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ रूल नहीं करेगा। इसीलिए भले ही हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन भारत 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन स्टैब्लिश्ड हुई। ठीक है, अब बात करते हैं जस्टिस की। देखो, जस्टिस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रियम्बल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने की बात करते हैं। जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो हम सिर्फ कानून के नज़रिए से नहीं, बल्कि सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज और ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे होते हैं। तो जस्टिस को हम 3 फॉर्म्स में पढ़ेंगे: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है कि सभी लोगों को सामाजिक रूप से बराबरी मिले। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या बैकग्राउंड के आधार पर अलग ट्रीट ना हो। जैसे अनटचेबिलिटी को खत्म करना और सबको इक्वल डिग्निटी और रिस्पेक्ट देना। ये फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में दिया गया है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में मिनिमम इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इसका मतलब है कि हर किसी को अपनी इकोनॉमिक पोजीशन के आधार पे ऑप्रेस या एक्सप्लॉइट ना किया जाए और सबको अपने इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने का मौका मिले। ये बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मिलती है, जिसमें इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए कई प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का कॉम्बिनेशन एक साथ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को डिनोट करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस कैसे रिसोर्सेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, इनको ऐसे डिवाइड करते हैं जिससे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके। अब बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की। इसका मतलब ये है कि सबको अपने पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज करने का इक्वल राइट मिले, जैसे राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हर सिटीजन को अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर या बैकग्राउंड से हो। ये जस्टिस का आइडियल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। रशियन रिवॉल्यूशन ने इक्वालिटी, फेयरनेस और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अलाइव किया, जिससे हर व्यक्ति को अपने हक और अपॉर्चुनिटीज मिल सके और कोई भी ग्रुप या कम्युनिटी एक्सप्लॉइट ना हो। इस रिवॉल्यूशन ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज को प्रमोट किया, जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का कोर है, जहां जस्टिस का हर पहलू
सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर लेवल पर जस्टिस को प्रमोट करता है ताकि एक फेयर और इक्वल सोसाइटी बन सके। फिर है लिबर्टी। देखो, लिबर्टी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के एक्शंस या एक्टिविटीज पर अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ना हो, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले। यानी सिर्फ ये नहीं है कि कोई हमें रोके नहीं, बल्कि ये भी है कि हमें अपनी सोच, बिलीफ और पोटेंशियल को फ्रीली एक्सप्रेस करने का एनवायरनमेंट मिले। तो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी भारतीय नागरिकों को इंश्योर करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और ये लिबर्टी सिर्फ एक जस्ट प्रॉमिस नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के जरिए इसे लीगल प्रोटेक्शन भी दिया गया है, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल है अगर किसी लिबर्टी का वायलेशन होता है। लेकिन लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई जो चाहे वो करे। डेमोक्रेसी में लिबर्टी का मतलब लाइसेंस टू डू एनीथिंग नहीं होता। लिबर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के अंडर ही एंजॉय किया जा सकता है। पहला है हमारा एब्सोल्यूट लिबर्टी और दूसरा है हमारा क्वालिफाइड लिबर्टी। एब्सोल्यूट लिबर्टी का मतलब होता है कि पूरी तरह से फ्री होना बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट लिबर्टी मिल जाए तो एनार्की हो सकती है, क्योंकि किसी के फ्रीडम से दूसरे के राइट्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। वहीं अगर हम क्वालिफाइड लिबर्टी की बात करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी दी गई है वो क्वालिफाइड है, यानी फ्रीडम तो है लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर आप किसी की भी इंसल्ट या हेट स्पीच नहीं कर सकते। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच ज़रूरी है ताकि लिबर्टी सभी को मिले बिना किसी के राइट्स या डिग्निटी को हर्ट किए हुए। और जो हमारे प्रियम्बल के लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स है ना, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को हम आगे पढ़ेंगे। ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। वही स्पिरिट जिसमें लोगों ने मोनार्की के अगेंस्ट लड़कर फ्रीडम, ब्रदरहुड और इक्वल सोसाइटी का सपना देखा था। अब नेक्स्ट है इक्वालिटी। देखो, इक्वालिटी का मतलब होता है किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेसिफिक प्रिविलेजेस ना दे और सभी इंडिविजुअल्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन किए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। प्रियम्बल क्लियरली डिक्लेयर करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये प्रोविजन एक्चुअली 3 तरह की इक्वालिटी को कवर करता है: सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखो, सिविक इक्वालिटी का मतलब ये है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं और किसी के भी साथ जेंडर, रिलीजन या बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सिविक इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18। पॉलिटिकल इक्वालिटी ये इंश्योर करता है कि हर सिटीजन को पॉलिटिकल प्रोसेस में इक्वल पार्टिसिपेशन का अधिकार मिले, वोट देने और इलेक्शन लड़ने के थ्रू। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 का प्रोविज़न दिया गया है। इकोनॉमिक इक्वालिटी ये इंश्योर करता है कि सोसाइटी में वेल्थ और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो, ताकि कोई भी सेक्शन एक्सेसिवली रिच या फिर दूसरा हेल्पलेसली पुअर ना हो। इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्टिकल 39 कहता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स हो, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए, रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी सबके वेलफेयर के लिए यूज हो, और इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन सिर्फ कुछ हाथों में ही ना हो। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। देखो, फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा या बंधुत्व, मतलब एक ऐसी फीलिंग जो हर सिटीजन को दूसरे से इमोशनली, सोशली और कल्चरली जोड़ती है। देखो, हमारे प्रियम्बल में एक लाइन क्लियरली मेंशन है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये बताती है कि फ्रेटर्निटी का असली मकसद क्या है: हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना और नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंश्योर करना। देखो, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट और बेसिक ह्यूमन वैल्यू को प्रोटेक्ट करना। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफाइज कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट या एक डेमोक्रेटिक सेटअप ही नहीं बताता, बल्कि ये भी एक्सेप्ट करता है कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी सेक्रेट है, उसका अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है। देखो, अगर हम आर्टिकल 51 ए क्लॉज ई को देखते हैं, तो इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं की डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब है कि सिटीजन का मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वुमेन की डिग्निटी को हर्ट करने वाले हर एक्ट को रोके और एक इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल सोसाइटी का निर्माण करें। अब देखो, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का मतलब ये है कि भारत एक यूनाइटेड देश रहे, जहाँ कम्युनलिज्म,
रीजनलिज्म, सेपरेटिज्म जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का कोई जगह ना हो। फ्रेटर्निटी ही एक ब्रिज है जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी के बीच बैलेंस बनाता है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का मतलब सिर्फ टेरिटोरियल यूनिटी नहीं होता, यह साइकोलॉजिकल यूनिटी भी होता है, जिसमें हर सिटीजन एक ही राष्ट्र का हिस्सा होने का फीलिंग रखता है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत को डिफाइन करता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये है कि स्टेट्स को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है और इंडियन यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है। इस क्लॉज के जरिए भारत ने एक स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रिजर्व हो, चाहे डाइवर्सिटी कितनी भी हो। अब प्रियाम्बल को अच्छे से समझने के बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रियाम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? चलो इसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू समझते हैं। देखो, प्रियाम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, लेकिन एक समय ऐसा था जब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ा कि क्या प्रियाम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल पार्ट है या सिर्फ एक गाइडिंग इंट्रोडक्शन है। तो चलिए समझते हैं इस पर आई सुप्रीम कोर्ट के मेजर जजमेंट्स। सबसे पहले 1960 में बेरूबारी यूनियन केस आया। देखो, ये केस ना वेस्ट बंगाल के बेरूबारी रीजन को पाकिस्तान को ट्रांसफर करने के इशू पर था। गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये ट्रांसफर प्रियाम्बल के यूनिटी और इंटीग्रिटी क्लॉज के अगेंस्ट है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियाम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट। तो इस जजमेंट के बाद कंफ्यूजन और डिबेट्स बढ़ने लगी। इसके बाद 1973 में हमारे सामने आता है केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो ये 13 जजेस बेंच थी, अब तक की लार्जेस्ट एवर इन इंडिया। ये केस ना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए फेमस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्लियरली बोला कि प्रियाम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें लिखे गए आइडियल्स जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये डिसीजन ने प्रियाम्बल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। उसके बाद 1995 में हमारे पास LIC ऑफ इंडिया केस आता है, जिसमें कोर्ट ने दोबारा कंफर्म किया कि प्रियाम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट रिफ्लेक्ट्स द फिलॉसफी, स्पिरिट एंड इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इवन दो प्रियाम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट, मतलब डायरेक्टली कोई केस नहीं डाला जा सकता बेस्ड ऑन प्रियाम्बल ओनली, लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को इंटरप्रेट करना हो तो प्रियाम्बल एक गाइडिंग लाइट बन सकता है। अब ये देखो, ये तो क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि प्रियाम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन दो बातें ज़रूर याद रखनी होंगी आपको कि प्रियाम्बल इज नॉट सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन। ठीक है, तो प्रियाम्बल ना तो लेजिस्लेचर को पावर देता है और ना ही उसके पावर्स पे कोई रोक लगा सकता है। मतलब प्रियाम्बल खुद से कोई लॉ बनाने का अधिकार नहीं देता और किसी लॉ को रोकता भी नहीं है, ये बस कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स और विजन्स को एक्सप्रेस करता है। तो प्रियाम्बल हमारा नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब ये है कि आप प्रियाम्बल के वायलेशन पर कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें लिखे आइडियल्स जैसे लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी कोर्ट में डायरेक्टली एनफोर्स नहीं किए जा सकते। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, लीगली बाइंडिंग राइट्स नहीं है। अब जब ये डिक्लेयर हो गया है कि प्रियाम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो इसको हम आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस ये हैं कि प्रियाम्बल का अमेंडमेंट कभी भी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता है। मतलब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे जितने भी फाउंडेशनल आइडियल्स हैं, इनको खत्म या बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। तो अब तक ना सिर्फ एक बार प्रियाम्बल अमेंड हुआ है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, जिसमें हमने 3 नए वर्ड्स जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इसी के साथ हमारा प्रियाम्बल का पूरा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चलो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 2013 में क्वेश्चन आया है कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। देखो, जब भी हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं तो हम DPSPs में इसको इंश्योर कर रहे हैं, और दूसरा प्रियाम्बल में ये क्लियरली मेंशन है, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बेडिड इन प्रियाम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक लिबर्टी हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं, तो हमसे पूछा गया है नॉट इन द प्रियाम्बल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक लिबर्टी। फिर है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, जब हम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं ना, तो हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में सिविलियंस के राइट्स को लेकर बात की गई है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ इशारा किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सिविलियंस की क्या ड्यूटीज़ हैं नेशंस के टूवर्ड्स, उस चीज़ के ऊपर बात की गई है। लेकिन जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो ये क्रक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। तो जब हम अपने प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस नेचर का है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर क्या है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ों पर और किन चीज़ों पर बिलीव करता है। तो जब हम बात करते हैं कि माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो हो जाएगा हमारा प्रियम्बल। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज, देखो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज सेम लीगल इफेक्ट एज ऑफ अदर पार्ट्स, इनकरेक्ट। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स। देखो अब यहाँ पर जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चलो इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। देखो ऑप्शन ए ना पार्टली करेक्ट है। यहाँ डायरेक्टली ये बोल दिया गया है कि नो लीगल इफेक्ट, मतलब इसने इसे एब्सोल्यूट बना दिया है। बट अगर मैं प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजन से कनेक्ट करके चैलेंज कर दूं तो इट विल हैव लीगल इफेक्ट्स। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि प्रियम्बल इक्वालिटी इंश्योर करता है और अगर राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रही है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अंदर इसको चैलेंज कर सकती हूँ। तो वहाँ हमारा जो प्रियम्बल है ना वो लीगली इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं प्रियम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये लाइन तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ना, नो लीगल इफेक्ट एट ऑल। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो इसमें बोला है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर प्रोविजंस। तो यहाँ ना क्लियरली कंडीशन मेंशन कर दी गई है कि प्रियम्बल लीगली इफेक्टिव नहीं होगा अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट से इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। मतलब अब सिर्फ प्रियम्बल है और इसको आप डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रियम्बल को अब कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि हमने प्रियम्बल को इंडिपेंडेंट कर दिया है। ये इस ऑप्शन में कंडीशन दे दी गई है। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम सोनली प्रियम्बल को हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्रियम्बल के जो आइडियल्स है, अगर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स या अदर आर्टिकल्स के साथ कनेक्ट कर दें जो कोर्ट में लीगली एनफोर्सिएबल है, तो फिर हमारा प्रियम्बल लीगली इफेक्टिव हो जाएगा। अब आई थिंक ये क्लियर होगा कि ऑप्शन डी इज कंप्लीट स्टेटमेंट, हेंस इट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी। इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगर हमारे लॉज अच्छे हैं, सबके फेवर में है, तो वहां पर किसी की लिबर्टी हार्म नहीं होती है। सेकंड है इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। एक बार थर्ड देखते हैं, इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि अगर सोसाइटी में लिबर्टी है तो लॉ पीपल फ्रेम करेंगे। इफ लॉ आर चैलेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। इसका भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगर लॉज सही नहीं है, सोसाइटी के फेवर में नहीं है और उनको चैलेंज किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों का भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब हमारा जो ऑप्शन बी बचता है कि इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो लिबर्टी ना एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती है, ठीक है। इसको जो भी करना होता है ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम होती है जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर काम करती है। अब बिना लॉज के ना सोसाइटी में एनार्की आ सकती है और जो स्ट्रांग है वो कमजोर लोगों को ओवर पावर कर सकते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम वहां पर मीनिंगलेस हो जाएगी। तो लॉ प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन जो लिबर्टी के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया इन 26 जनवरी 1950? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है और उसमें हमने 3 नए वर्ड्स ऐड किए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेक्युलर वर्ड भी हमारा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, फिर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी?
देखो, जब हम लिबर्टी पढ़ रहे थे तो हमने क्लियरली पढ़ा था कि लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। लिबर्टी का मतलब ये भी होता है कि आप मुझे वो एनवायरनमेंट दो जिससे मैं अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से इवॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो अब ऑप्शंस में देखते हैं। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टाइनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, ऑफ कोर्स ये सही है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट की। अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, ये भी करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, बट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के अंडर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, मैंने पहले भी बोला है कि डेफिनेटली लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इंटरफेयर करना रोको, बट मुझे वो एनवायरनमेंट दो जिसमें मैं खुद की पर्सनालिटी को पूरी तरीके से डेवलप कर सकूं, सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, 2016 में ना मेंस में सवाल पूछा गया है, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांस। तो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछे गए। एक तो ये बोला है कि डिस्कस करो जितने भी एडजेक्टिव्स अटैच्ड है रिपब्लिक से, और दूसरा हमसे हमारा ओपिनियन मांगा गया है कि आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या ये सारे आइडियाज डिफेंडेबल हैं। तो यहाँ पर ना दो वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना, पहला है डिस्कस और दूसरा है एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखो, एडजेक्टिव ना एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो किसी नाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अ स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है जो ये बात कर रहा है कि हमारा रिपब्लिक कैसा है। ठीक है, तो अब अगर आते हैं प्रियम्बल पर, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है दैट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पर रिपब्लिक एक नाउन है और ये बताता है कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट किया जाता है और कोई किंग या क्वीन वहां पर पावर में नहीं होते। तो अब जो शब्द रिपब्लिक के पहले आए हैं, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये सब एडजेक्टिव हैं। ये बताते हैं कि हमारा रिपब्लिक कैसा है। अगर इसका फुल मतलब देखें तो इंडिया एक ऐसा रिपब्लिक है जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आता है। ठीक है, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो मतलब ये सारे वर्ड्स हमारे नाउन की यानी कि हमारे रिपब्लिक की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, कि हमारा भारत कैसा रिपब्लिक है। हमारा भारत सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक है। इज दिस क्लियर? अब जो दूसरा टर्म है वो है डिस्कस। देखो, अगर यूपीएससी या किसी भी मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन स्टार्ट होता है डिस्कस से, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से टॉपिक को एक्सप्लोर करना होता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताने होते हैं, एग्जाम्पल्स देने होते हैं और बैलेंस कंक्लूजन देना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दो, बल्कि आपको आर्ग्यूमेंट्स और अगेंस्ट दोनों साइड्स को टच करना होता है, फिर अपनी तरफ से एक रीजनेबल ओपिनियन भी देनी होती है। देखो, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर हमको जो अपना ओपिनियन देना होगा इसके साथ सिंक करके देना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हर एडजेक्टिव का मतलब बताना है, जैसे सॉवरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेक्युलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है। साथ ही एग्जाम्पल्स देने हैं उनके पॉजिटिव और फिर उनके चैलेंजेस के साथ, दोनों के साथ। और एंड में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना है जो आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के साथ रेजोनेट होना चाहिए।